पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टॉप 17 में ऐश का अपोनेंट होता है विलियम, जिसके साथ ऐश बैटल स्टार्ट करता है। विलियम का ग्रेनिंजा स्पेशल नहीं होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। वहीं पर ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को सेंड करता है। बैटल स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ऐश को अंदाजा लग जाता है कि विलियम के ग्रेनिंजा की स्पीड नॉर्मल ग्रेनिंजा से काफी ज्यादा है, जिसके चलते ऐश का ग्रेनिंजा काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, पर लास्ट में वो विलियम के ग्रेनिंजा को डिफीट कर देता है। अब आगे अब ऐश उस ट्रेन की बैटल देख रहा होता है जो कि उसको अपने फ्रेंड से काफी सिमिलर लग रहा था। वो उससे ग्राउंड में मिलने जाता है, पर तभी उसको गार्ड रोक लेता है। वो बोलता है कि टॉप 17 की सारी बैटल खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ग्राउंड खाली होने जा रहा है। ऐश पूरी कोशिश करता है अंदर जाने की, पर गार्ड उसको अंदर जाने नहीं देता है और बोलता है कि इसके तुरंत बाद टॉप 8 स्टार्ट होने वाला है एंड उसके मैचअप्स अनाउंस किए जाएंगे स्टेडियम के बाहर, तो तुम्हें बाहर वेट करना होगा। इसीलिए ऐश को फोर्सफुली बाहर जाना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ। अब ऐश फाइनली मैचअप्स के लिए वेट कर रहा होता है। टॉप 8 के मैचअप्स अनाउंस हो जाते हैं और ऐश की बैटल होती है एक ट्रिस्टन नाम के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ। इसको भी ऐश ने पहले कभी भी नहीं देखा था, यानी कि दोबारा से ऐश की बैटल अपने फ्रेंड के साथ नहीं होती है, जिसके चलते वो काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। बट स्टिल उसको ट्रिस्टन से मिलना था, जिसके चलते वो आसपास ट्रिस्टन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके पास एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है। वो बोलता है कि हाँ, क्या तुम ऐश हो? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं ऐश हूँ, बट तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि मैं ट्रिस्टन हूँ एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो अगली बैटल तुम्हारी मेरे साथ होने वाली है निंजा टूर्नामेंट में। ऐश बोलता है अच्छा, तुम ट्रिस्टन हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ट्रिस्टन बोलता है कि मैंने निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया है और ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह मेरे अकॉर्डिंग तुम भी निंजा टूर्नामेंट में काफी टाइम से पार्टिसिपेट कर रहे होगे। वेल, मैं पहले ट्राई में ही टॉप 8 में आ गया, तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। ऐश बोलता है नहीं, मैं निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी टॉप 8 में आ गया हूँ और ऐसा सबसे पहली बार हुआ है कि मेरे सामने एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर आया है। ट्रिस्टन बोलता है कि सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी तक मेरी बैटल सारी एक्सपीरियंस ट्रेनर के साथ हुई थी, बट मैंने सबको डिफीट कर दिया और यहाँ तक आया हूँ। ऐश बोलता है मतलब ये बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मैं इस बैटल के लिए वेट कर रहा हूँ। ट्रिस्टन बोलता है मैं भी। मिलते हैं बैटल फील्ड में। ब्रॉक बोलता है कि ट्रिस्टन तो एक काफी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर लग रहा है, क्योंकि उसने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही टॉप 8 में जगह बना लिया फर्स्ट ट्राई में। सहीना बोलती है कि तुम भूल रहे हो कि ऐश ने सिर्फ और सिर्फ अपने अपोनेंट्स को डिफीट नहीं किया, बल्कि उनको पूरी तरह से डोमिनेट किया है बिना बॉन्ड एवोल्यूशन के। मिस्टी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ट्रिस्टन भी ऐश के लिए काफी ज्यादा इजी अपोनेंट होने वाला है, जिसको डिफीट करके वो टॉप 4 में चला जाएगा। ऐश बोलता है टॉप 4 में जाने के बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैटल रह जाएगी एंड शायद से मैं वहां पर अपने फ्रेंड से मिल पाऊँ। सहीना बोलते हैं कि हाँ, वो टक्कर की बैटल हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड भी काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट को। कोई भी ट्रेनर उसको टक्कर नहीं दे पाया है। ब्रॉक बोलता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और स्टेडियम में जाना चाहिए। ऐश की नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाली होगी। ऐश बोलता है कि हाँ, हमें जल्दी से चलना चाहिए। इसके बाद ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स स्टेडियम में एंटर करते हैं। ऐश की बैटल थोड़ी देर बाद होने वाली थी, जिसके चलते वो शुरुआत के कुछ मैचेस एंजॉय करता है, जहाँ पर उसको दोबारा काफी सारी एपिक बैटल्स देखने को मिलती है और फाइनली ऐश की टर्न आ जाती है। ऐश स्टेडियम में एंटर करता है, वहीं पर उसके सामने से ट्रिस्टन आता है। दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ट्रिस्टन बोलता है कि ऐश, हम दोनों ही इस टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बैटल के बाद हम में से कोई एक ही आगे जाने वाला है और एक ये टूर्नामेंट हार जाएगा, बट वादा करो कि जो भी इस बैटल को जीतता है वो इस टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देगा और टाइटल जीत के आएगा, जिससे इस टूर्नामेंट को एक नया विनर देखने को मिलेगा। कमेंटेटर बोलता है कि इस टूर्नामेंट में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 नए ट्रेनर्स बैटल करने जा रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज तक कोई भी एक नया पोकेमॉन ट्रेनर इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया है। एक ट्रेनर को कम से कम 2 साल तो स्ट्रगल करना पड़ता है टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा है। बट क्या इन दोनों में से कोई पोकेमॉन ट्रेनर सबसे पहला टाइटल जीतेगा अपने पहले ही टूर्नामेंट में और रिकॉर्ड को ब्रेक करेगा? चलो देखते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश और ट्रिस्टन दोनों ही अपने अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालते हैं। ट्रिस्टन और ऐश दोनों का ग्रेनिंजा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, यानी कि ये बैटल इंटरेस्टिंग होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ट्रिस्टन अपने ग्रेनिंजा को वाटर शुरिकेन के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जो कि ऐश के ग्रेनिंजा डॉज कर लेता है। बट ऐश नोटिस करता है कि ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के वाटर शुरिकेन नॉर्मल ग्रेनिंजा से ज्यादा बड़े थे। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है। इसके काउंटर में ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा यूज करता है डार्क पल्स का। अगेन ये नॉर्मल ग्रेनिंजा के डार्क पल्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा था और इससे ऐश के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इस टूर्नामेंट में कोई नॉर्मल ग्रेनिंजा दिखना काफी ज्यादा मुश्किल है। ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बट उसके अटैक नॉर्मल ग्रेनिंजा के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइज में भी बड़े हैं, जो कि ऐश के लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकता है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एरिया लेस अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा डबल टीम का यूज करके डॉज कर लेता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है सारे ग्रेनिंजा पर, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए कि रियल ग्रेनिंजा कौन सा है। ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और वो एक एक करके सारे ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो पंप का यूज करता है, जिससे फाइनली रियल वाले ग्रेनिंजा के ऊपर हाइड्रो पंप अटैक लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। मौके का फायदा उठाते हुए ऐश का ग्रेनिंजा आइस बीम का यूज करके ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा को जमा देता है।
जिसके चलते अब वो मूव नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा ये अच्छा मौका है, एरियल एस अटैक का यूज करो। पर जैसे ही ऐश का ग्रेनिंजा ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के पास पहुंचता है, ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा बर्फ को तोड़ देता है और ऐश की ग्रेनिंजा के ऊपर ही मार्क पंच अटैक का यूज कर देता है, जिससे ऐश की ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा ने बर्फ को तोड़ दिया। ट्रिस्टन बोलता है कि ऐश, मैं यहाँ पर काफी सारी ट्रेनिंग करके आया हूँ हर एक अटैक के लिए, और मुझे पता है कि हर एक अटैक को कैसे काउंटर करना है। मैंने अपने ग्रेनिंजा को आइस बीम को तोड़ना भी सिखाया है, जो की एक यूनिक चीज है, और हम चैंपियंस ऐसे ही बनते हैं। ग्रेनिंजा हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के ग्रेनिंजा का हाइड्रो पंप ज्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा को डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है कि ग्रेनिंजा यही मौका है, वाटर शूरिकेन अटैक का यूज करो, और उसके साथ डार्क पल्स का भी। ऐश का ग्रेनिंजा डार्क पल्स और वाटर शूरिकेन दोनों ही एक साथ यूज कर लेता है, जिससे दोनों अटैक कंबाइन होकर डार्क वाटर शूरिकेन बन जाते हैं और ये ट्रिस्टन के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाते हैं, जिसको ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा डॉज नहीं कर पाता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे ट्रिस्टन का ग्रेनिंजा हार जाता है। यानी कि अगेन ऐश ने एक और बैटल काफी ज्यादा इजीली डोमिनेट करके जीत ली थी और अब वो टॉप 4 में चला गया था। ऐश ट्रिस्टन को डिफीट करके काफी ज्यादा खुश होता है, वहीं पर ट्रिस्टन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेनिंजा को पॉकीबॉल के अंदर वापस लेता है और ऐश से हाथ मिलाता है। वो बोलता है कि मैंने अभी तक काफी ज्यादा डोमिनेट किया था इस टूर्नामेंट को और मेहनत करके यहाँ तक आया था, बट अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने इतना इजीली मुझे डिफीट कर दिया। बैटल तो अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई थी। ऐश बोलता है कि मैंने भी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अभी तक मैंने हर एक बैटल को डोमिनेट किया है। ट्रिस्टन बोलता है कि वो तो इस बैटल में दिख ही गया है, आगे के बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। वहाँ पर ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना और स्पाइक आ जाते हैं, जो कि ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं, पर ब्रॉक काफी ज्यादा जल्दी में लग रहा होता है और बोलता है कि टॉप 4 के बैटल चार्ट अनाउंस हो गई है, क्योंकि तुम्हारी और ट्रिस्टन की बैटल लास्ट बैटल थी और अब मैचअप्स देखने को मिल जाएंगे। ऐश बोलता है ट्रिस्टन, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे मैचअप्स देखने होंगे टॉप 4 के। ट्रिस्टन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और इस पूरे निंजा टूर्नामेंट में मैं तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ जीतने के लिए। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो काफी अच्छी बात है, तुम हमारे साथ आ सकते हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स रश करते हैं मैचअप्स को देखने के लिए। वो स्टेडियम के बाहर आते हैं और उनको टोटल 4 मैचअप देखने को मिलते हैं अलग अलग पोकेमॉन ट्रेनर्स के। सारे ट्रेनर्स देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और एक एक करके ऐश अपना नाम ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर ऐश को फाइनली अपना नाम और फेस देखने को मिल जाता है, जिसके बाद वो अपने अपोनेंट को देखता है और वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि वही है जो कि उसके फ्रेंड से काफी सिमिलर लग रहा था। ऐश बोलता है फाइनली अब मजा आने वाला है और अब रिवील हो जाएगा कि वो ट्रेनर कौन है। तभी ऐश को पीछे से कोई बुलाता है। ऐश उस ट्रेनर को ढूंढ रहा होता है, तभी उसको पीछे से कोई बुलाता है और ऐश पीछे मुड़कर देखता है। ये वही ट्रेनर था और ये ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश का गला रीजन का फ्रेंड यानी कि गो है। ऐश बोलता है गो, तुमने निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। गो बोलता है कि मैं भी मैचअप में तुम्हारा नाम और फेस देखकर शॉक हो गया था कि ऐश यहाँ पर कैसे आया। दोनों ही एक दूसरे से काफी टाइम बाद वापस मिलकर काफी ज्यादा खुश थे, बट सेम टाइम पे शॉक भी थे। ऐश बोलता है मैं काफी टाइम से तुम्हें स्टेडियम में बैटल करते हुए देख रहा था, मुझे लगा था कि तुम मेरे एक फ्रेंड से सिमिलर हो, बट मैं एग्जैक्टली पहचान नहीं पा रहा था कि तुम कौन है और मैं अब तुमसे जाकर मिला। गो बोलता है कि मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ इस टूर्नामेंट में। ये मेरे लिए काफी अच्छी न्यूज है क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में मैं तुमसे हार गया था और अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा चांस होने वाला है तुमको वापस से डिफीट करके अपने आप को प्रूव करने का। ऐश बोलता है वेल, तुम्हारे पास एक ग्रेनिंजा कैसे आया और तुम इस निंजा टूर्नामेंट में कैसे पार्टिसिपेट किए। गो बोलता है कि शायद तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग साथ में गला रीजन में जर्नी कर रहे थे तो मैंने एक फ्रोकी कैच किया था एक लेक में। वैसे तो मेरे पास 6 काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे और मैंने इसको ट्रेनिंग देने का नहीं सोचा था, बट फिर मैंने तुम्हारा ग्रेनिंजा देखा और उसको देखने के बाद मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया क्योंकि ऐसा कोई पोकेमॉन मैंने इसके पहले नहीं देखा था। मैं शॉक रह गया था और मुझे ऐसा कोई पोकेमॉन चाहिए था, जिसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक फ्रोकी है और मैंने उसी को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके वो स्ट्रॉन्ग होता गया और फुली इवॉल्व हो गया ग्रेनिंजा में। स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज किया। अनफॉर्चुनेटली मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हार गया, जिसके चलते अब मुझे नॉर्दर्न रीजन में ही रुकना पड़ रहा है और मैं अब वापस गला रीजन में या फिर अपने घर पे नहीं जा सकता हूँ। इसीलिए मैंने अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया और ढूंढने की कोशिश करी कि मैं अपने फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। इसी के बीच में मैं निंजा सिटी में आ गया और मुझे इस निंजा टूर्नामेंट के बारे में पता चला, जिसके बाद मुझे रियलाइज होता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है अपने ग्रेनिंजा को टेस्ट करने का, क्योंकि इससे पहले मैंने अपने ग्रेनिंजा को ज्यादा यूज नहीं किया था और ये अच्छा मौका था उसको एक्सपीरियंस गेन करवाने का। इसीलिए मैंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और सरप्राइजिंगली मैं टॉप 4 में आ चुका हूँ, यानी कि मेरा ग्रेनिंजा सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया, तुम्हारा ग्रेनिंजा ने ऑलमोस्ट हर एक बैटल को डोमिनेट किया है और बिल्कुल क्लियर बैटल्स जीती है। गो बोलता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ हम दोनों के बैटल के लिए और मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का बदला तुमसे जरूर लेकर आऊंगा और फाइनल में अपने ग्रेनिंजा का यूज करके इस टाइटल को जीत जाऊंगा। ऐश बोलता है देखते हैं, बट होपफुली ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस और अच्छी हो। गो बोलता है बिल्कुल।
ऐश और गो अपने जर्नी के बारे में काफी कुछ बात करते हैं और कुछ टाइम बाद ही बैटल स्टार्ट होने वाली थी। गो ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली थी और वो बोलता है कि मैं दोबारा से पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ अगली बार, क्योंकि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। अगर मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप नहीं जीतता तो मैं यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं अभी भी यहाँ पर आने के डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ, बट तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत गए। ऐश बोलता है कि हाँ, और तुम्हारे जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक। गो बोलता है वेल, अब तुम आगे क्या कर रहे हो? ऐश बोलता है मुझे कुछ और टास्क मिले हैं और अब मुझे पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने का मौका मिलने वाला है इन टास्क को कंप्लीट करने के बाद, जिससे मैं पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। गो भी बेस्ट ऑफ लक कहता है और दोनों ही ट्रेनर्स काफी देर तक बात करते हैं। अब बैटल स्टार्ट होने का टाइम आ जाता है। गो और ऐश दोनों ही स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं और हाथ मिलाते हैं। गो बोलता है कि ऐश, अभी तक तो मैंने सारे बैटल्स को डोमिनेट किया है, बट मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो और किसी भी बैटल को डोमिनेट कर सकते हो या फिर हारते हुए जीत सकते हो। ऐश बोलता है कि मैं भी तुमको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। गो बोलता है कि निंजा टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट बैटल होनी चाहिए, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ट्रेनर्स यानी कि ऐश और गो अपने अपने पोकेबॉल को बैटल फील्ड में फेंकते हैं और उनके ग्रिनिंजा बाहर आ जाते हैं। अगेन दोनों ही ग्रिनिंजा बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, बट यहाँ पर गो का ग्रिनिंजा थोड़ा सा रेड कलर का था। ऐश बोलता है क्या तुम्हारा ग्रिनिंजा रेड कलर का कैसा है, क्योंकि शाइनी ग्रिनिंजा तो ब्लैक कलर का होता है और जब तूने फ्रोकी कैच किया था तो उसका कलर बिल्कुल नॉर्मल था। गो बोलता है कि मैंने अपनी ग्रिनिंजा को काफी ट्रेन किया है और शायद इतने ट्रेनिंग की वजह से ही वो स्लाइटली डिफरेंट है दूसरे ग्रिनिंजा के मुकाबले। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है। गो अपने ग्रिनिंजा को सर्फ अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो एक काफी बड़ी वेव बना देता है और वो ऐश की ग्रिनिंजा की तरफ आ रही होती है। ऐश इसको काउंटर करने के लिए अपने ग्रिनिंजा को आइस बीम यूज करने बोलता है, जिससे धीरे धीरे करके वो पूरी वेव जमना स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से लास्ट में फ्रीज हो जाती है और गो का ग्रिनिंजा ऊपर आइस के ऊपर फंस जाता है। अब बैटल के फील्ड में काफी बड़ी आइस इकट्ठा हो गई थी। गो अपने ग्रिनिंजा को ऊपर से जंप करके लो किक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है कि ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज कर लो, बट गो के ग्रिनिंजा के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसके चलते ऐश का ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है। और क्योंकि गो का ग्रिनिंजा इतने ऊपर से जंप करके लो किक यूज किया था, इसीलिए ऐश के ग्रिनिंजा को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा उस ग्लेशियर के ऊपर चढ़ जाओ। ऐश का ग्रिनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है, बट वो काफी ज्यादा स्लिपरी था, जिसके चलते ऐश का ग्रिनिंजा उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद गो अपने ग्रिनिंजा को बोलता है नाइट स्लैश अटैक का यूज करो। वहीं पर इसके काउंटर में ऐश का ग्रिनिंजा यूज करता है एरियल एस अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के ग्रिनिंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते गो के ग्रिनिंजा को डैमेज पड़ता है। कमेंटेटर बोलता है कि अभी तक टूर्नामेंट में जब भी कोई दो फिजिकल अटैक टकराए हैं तो हमेशा ऐश के ग्रिनिंजा का अटैक ज्यादा पावरफुल रहा है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ऐश का ग्रिनिंजा कितना ज्यादा पावरफुल है फिजिकली। इसके बाद गो अपने ग्रिनिंजा को एक्स्ट्रा सेंसरी यूज करने बोलता है, एक साइकिक टाइप अटैक। ऐश का ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि यह सुपर इफेक्टिव था। ब्रॉक बोलता है कि क्या गो के ग्रिनिंजा को एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक आता है, इसका मतलब उसको काफी अच्छी ट्रेनिंग मिली है। अब गो अपने ग्रिनिंजा को नाइट स्लैश अटैक यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा इस अटैक को डॉज कर लो, बट किसी रीजन के चलते ऐश का ग्रिनिंजा मूव नहीं कर पाता, जिसके चलते उसके ऊपर गो के ग्रिनिंजा का नाइट स्लैश लग जाता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसके ग्रिनिंजा को क्या हुआ। ब्रॉक बोलता है कि एक्स्ट्रा सेंसर एक ऐसा अटैक है जिसको अगर कोई पोकेमॉन अपने अपोनेंट पे यूज करता है तो उसको अपोनेंट को डैमेज तो पड़ेगा, बट इसके भी चांसेस है कि उसका अपोनेंट फ्लिंच हो जाए, यानी कि वो एक टर्न के लिए कोई अटैक या फिर मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए अगला अटैक उसके ऊपर 100% लगेगा और इवन वो उसके काउंटर में कोई अटैक यूज भी नहीं कर सकता। पहली बार ऐश के ग्रिनिंजा को कोई पोकेमॉन टक्कर दे रहा था। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा अब हमें कुछ करना होगा, डबल टीम का यूज करो। गो ने पहले ही ऐश के ग्रिनिंजा के साथ बैटल कर रखी थी, इसीलिए उसको ऐश की स्ट्रेटेजी पता थी। वो अपने ग्रिनिंजा को हाइड्रो पंप यूज करने बोलता है, बट पिछले बार के बैटल से सीख कर ऐश इस बार बिल्कुल तैयार था। वो अपने ग्रिनिंजा और उसके सारे क्लोन्स को इस अटैक को डॉज करने बोल देता है, जिससे ऐश के ग्रिनिंजा के सारे क्लोन्स इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और सभी एक साथ यूज करते हैं वाटर पल्स अटैक का, जिससे काफी सारे वाटर पल्स एक साथ गो के ग्रिनिंजा की तरफ आते हैं। गो इन अटैक को डॉज करने बोलता है, बट उसके ऊपर काफी सारे वाटर पल्स लग जाते हैं, जिससे अगेन एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। कमेंटेटर बोलता है कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस अटैक है ऐश के ग्रिनिंजा का, क्योंकि इससे काफी सारे अटैक एक ही साथ अपोनेंट के ऊपर लग जाते हैं, जिससे उनको काफी डैमेज पड़ता है। अब हर तरफ धुआं हो गया था और कुछ टाइम बाद जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि गो का ग्रिनिंजा वीक हो चुका है। वो जमीन पर गिरा हुआ है बट फेंट नहीं हुआ है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी ऐश बोलता है ग्रिनिंजा ये अच्छा मौका है, डार्क पल्स अटैक का यूज करो। ऐश का ग्रिनिंजा बिल्कुल ऐसे करता है और डार्क पल्स बिल्कुल पास आ जाता है गो के ग्रिनिंजा के, पर वो इस अटैक को डॉज करके यूज करता है वाटर शूरिकेन का, जिसको ऐश का ग्रिनिंजा डॉज कर लेता है। अब दोनों ही पोकेमॉन्स यूज करते हैं डार्क पल्स अटैक का और दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं।
अब दोनों ही पोकेमॉन्स डार्क पल्स अटैक का यूज करते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट अगेन ऐश के ग्रिंजा का डार्क पल्स ज्यादा पावरफुल था, जो कि गो के ग्रिंजा के डार्क पल्स को ओवर पावर कर लेता है और उस पे लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। अब गो अपने ग्रिंजा को पावर अप पंच यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का ग्रिंजा अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का, जो कि गो के ग्रिंजा के ऊपर लग जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है कि डबल टीम अटैक का यूज करो। ऐश का ग्रिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसके बाद यूज करता है कट अटैक का, जिससे उसकी सारी फेक कॉपीज गो के ग्रिंजा के पास आ जाती है। गो बोलता है ग्रिंजा तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। गो का ग्रिंजा मूव करके किसी तरह से कुछ अटैक को डॉज कर लेता है, पर ज्यादातर कट अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे हर तरफ से गो के ग्रिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा यही मौका है, चलो बैटल को खत्म कर देते हैं, हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। गो का ग्रिंजा काफी वीक हो चुका था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, इसीलिए गो बोलता है इसको रोकने के लिए हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन्स के हाइड्रो पंप टकरा जाते हैं, बट इस बैटल में काफी टाइम से नोटिस किया जा रहा था कि ऐश के ग्रिंजा के अटैक ज्यादा पावरफुल थे गो के ग्रिंजा से, और इस बार भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐश के ग्रिंजा के अटैक ओवर पावर कर लेते हैं गो के ग्रिंजा के अटैक को, जिसके चलते गो के ग्रिंजा पे हाइड्रो पंप लग जाता है और वो ये बैटल हार जाता है, यानी कि ऐश ये बैटल जीत गया था। गो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बट वो भागकर अपने ग्रिंजा के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ तक आना मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो अपने ग्रिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। तभी ऐश गो के पास आता है और वो गो से हाथ मिलाता है। गो बोलता है कि ऐश तुम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर मुझे तुमसे बदला लेना है तो मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, अभी तक मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर कभी भी नहीं देखा था और तुम्हारा ग्रिंजा तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मैं इसके आसपास भी नहीं आया और अब तुम टॉप 2 में जा चुके हो, यानी कि तुम्हारी फाइनल बैटल होने वाली है एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के साथ। उस बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐश बोलता है गो तुमने भी काफी अच्छा ट्राई किया और तुम्हारा ग्रिंजा काफी स्ट्रॉन्ग है। इस चीज को कंसिडर करते हुए कि तुमने उसको तब कैच किया था जब मेरा ग्रिंजा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। जब तुमने फ्रोकी को कैच किया था तो मेरा ग्रिंजा ऑलरेडी फुली इवॉल्व था, वो बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता था। साथ में उसने फॉरेस्ट में ज़ायगार्ड के साथ रहकर काफी ट्रेनिंग की थी, वहीं पर तुम्हारे फ्रोकी को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है और मेरे ग्रिंजा से बैटल करी है, वही काफी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे ग्रिंजा के पावर लेवल को अप्रिशिएट करता हूँ। गो बोलता है थैंक यू, बट वो तुम्हारे ग्रिंजा को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाया, हमें और ट्रेनिंग करनी होगी। ऐश बोलता है बिल्कुल, और हम दोबारा कभी रीमैच जरूर करने वाले हैं अपने ग्रिंजा के साथ। गो बोलता है हाँ, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो बैटल वन साइडेड होने वाली है जहाँ पर मैं जीत के रहूंगा। अब ऐश टॉप 2 में जा चुका था। सरीना, मिस्टी, ब्रॉक और स्पाइक सभी लोग ग्राउंड में आते हैं और ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। स्पाइक बोलता है कि मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ट्रेनर ने तुम्हें टक्कर नहीं दी है, यहाँ तक कि गो जिसने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था और मैं इसके सारे बैटल्स को फॉलो कर रहा था। गो ने ऑलमोस्ट हर एक ग्रिंजा को डोमिनेट किया था और मुझे लग रहा था कि इस बार गो ही निंजा टूर्नामेंट को जीतने वाला है, बट तुमने मुझे दोबारा से गलत प्रूफ कर दिया। अभी तक कोई भी ऐसा ग्रिंजा नहीं दिखा है जो कि तुम्हारे ग्रिंजा के लेवल को मैच कर पाए और तुम ऑलरेडी फाइनल बैटल में आ चुके हो। वेल, अभी एक और बैटल बाकी है और उसमें जो जीतता है उससे तुम्हारी बैटल होने वाली है फाइनल्स में। एंड याद रखना, तुम्हारे अलावा वो निंजा टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होगा, यानी कि वो बैटल डेफिनेटली वन साइडेड नहीं होने वाली है। ऐश बोलता है होपफुली, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट निंजा टूर्नामेंट में कोई मुझे टक्कर तो दे, एंड उस बैटल के लिए मैं तुम्हें स्टेडियम में रहकर चीयर करने वाला हूँ एंड वो बैटल भी होपफुली तुम ही जीतोगे, जिससे तुम निंजा टूर्नामेंट का टाइटल जीत जाओगे। ऐश गो को थैंक यू बोलता है और सभी लोग स्टेडियम में बैठकर टॉप 4 की सेकंड बैटल देखते हैं, जहां पर दो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स बैटल करते हैं और एक काफी इंटेंस बैटल होती है। लास्ट में उनमें से एक ट्रेनर जीतता है, बट दोनों ही ट्रेनर्स ने एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दी थी, जो कि फर्स्ट बैटल से बिल्कुल अलग थी, जहां पर ऐश ने पूरी तरह से वन साइडेड बैटल में गो को डिफीट कर दिया था। गो बोलता है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि पूरे निंजा टूर्नामेंट में डोमिनेट करके मैं वन साइडेड हार गया टॉप 4 में। स्पाइक बोलता है कि गो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा अपोनेंट ऐश था और उसने भी पूरे निंजा टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, इस बैटल में जो जीता है वही तुम्हारा फाइनल अपोनेंट होने वाला है, जो कि तुम्हें मैचअप में पता चल जाएगा और वो कुछ ही टाइम में अनाउंस होने वाले होंगे। ऐश बोलता है कि हमें मैचअप देखने जाना चाहिए। सभी लोग स्टेडियम के बाहर निकलते हैं मैचअप को देखने के लिए और ऐश को पता चल जाता है कि उसका फाइनल अपोनेंट कौन है। वो एक ईथन नाम का पोकेमॉन ट्रेनर था। स्पाइक उसको देखकर शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है स्पाइक, तुम्हें क्या हुआ? स्पाइक बोलता है कि ईथन एक काफी ज्यादा पॉपुलर ग्रिंजा ट्रेनर है और पिछले साल इसी ने निंजा टूर्नामेंट जीता था। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने पिछले साल और इस साल भी सारे बैटल्स को डोमिनेट किया है और वन साइडेड जीता है। इसको डिफीट करना तुम्हारे लिए काफी टफ होने वाला है और ये टाइटल डिफेंड कर रहा है। ऐश बोलता है अच्छा, तो यही पिछले साल का विनर है। स्पाइक बोलता है कि हाँ, बट इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। कोई
कोई भी इसको पसंद नहीं करता है और इथन को लगता है कि वही पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेंजर ट्रेनर है। बट सच तो ये भी है कि इथन को अभी तक कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर पाया है। काफी सारे ट्रेनर्स ने इथन को चैलेंज किया था उसके ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को देखते हुए, बट सारे ट्रेनर्स हार गए हैं। इथन अभी तक अनडिफीटेड है। उसको और उसके ग्रेंजर को आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। इथन से पहले एक ट्रेनर था जिसका नाम था जैक्सन। जैक्सन ही निंजा टूर्नामेंट को डोमिनेट किया करता था और उसके पास काफी सारे टाइटल्स है निंजा टूर्नामेंट के। बट पिछले साल इथन ने निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया एंड उसने टॉप 70 में आकर ही जैक्सन को बाहर कर दिया। निंजा सिटी में जैक्सन को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। इथन के जीतने के बाद सभी लोग उसको हेट करने लगे। जैक्सन ने काफी बार ट्राई किया इथन को डिफीट करने का, बट वो हर बार हार जाता था, जिससे निंजा सिटी के लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। वहीं पर इथन जैक्सन का मजाक उड़ाता है। ऐश बोलता है कि अच्छा तो इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग निंजा ट्रेनर है। मैं ऐसे ट्रेनर को ढूंढ रहा था। बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं ही इथन को डिफीट करूंगा। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है जो कि बोलता है स्पाइक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अभी तक टूर्नामेंट से बाहर हो गए होगे। मैं तुमसे और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तभी वो ऐश के पास आता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम हो मेरे फाइनल अपोनेंट। अब तुम भी हार कर घर जाने वाले हो। स्पाइक ने तुम्हें मेरे बारे में बता ही दिया होगा। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग रेंजर ट्रेनर हूँ और मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। हालांकि मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा है, बट स्टिल मैं जानता हूँ तुम बाकी सारे ट्रेनर्स की तरह ही वीक हो और मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मिलते हैं बैटल में। उसके बाद वो ट्रेनर वहाँ से चला जाता है। सहीना बोलती है कि क्या यही इथन था? स्पाइक बोलता है कि हाँ यही इथन है। मिस्टी बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, अब ऐश को इसको डिफीट करना ही होगा। ऐश बोलता है कि इसके स्टोरी सुनकर लग रहा है कि इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, बट मैं पहला ट्रेनर बनूंगा जो कि इथन को डिफीट करेगा। स्पाइक बोलता है बेस्ट ऑफ लक, बट हाँ याद रखना इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। जब इथन ने फर्स्ट टाइम निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो वो काफी वीक था और पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, जिसके बाद उसको काफी हर्ट होता है और वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और वापस आकर टाइटल जीत जाता है। मुझे लग रहा है कि इस बार भी इथन ही टाइटल को जीतने वाला है। गो बोलता है स्पाइक क्या तुमने ऐश की बैटल नहीं देखी है? ऐश भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और अभी तक उसके ग्रेंजर की फुल पावर देखने को ही नहीं मिली है। डेफिनेटली इस बैटल को ऐश ही जीतने वाला है। स्पाइक बोलता है कि देखते हैं। अब ये बैटल कल स्टार्ट होने वाली थी। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स बाहर जाकर निंजा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और काफी ज्यादा मजा करते हैं। अब वो दिन आ गया था जब बैटल स्टार्ट होने वाली थी। ऐश और उसका ग्रेंजर बिल्कुल रेडी थे इथन को डिफीट करने के लिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में आते हैं। स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था एंड वहाँ पर इथन से ज्यादा ऐश के सपोर्टर थे, जिसको देखकर ऐश शॉक रह जाता है। स्पाइक बोलता है कि ऐश ने इतने जल्दी अपने फैंस भी बना लिए हैं। गो बोलता है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ के लोग इथन को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वहीं पर उनको ऐश पसंद आ गया होगा। स्पाइक बोलता है कि हाँ यही रीजन हो सकता है। कमेंटेटर बोलता है एक तरफ है इथन जो कि पिछले बार पोकेमॉन निंजा टूर्नामेंट जीता था, वहीं पर दूसरी तरफ है ऐश जो कि वैसे तो सबसे पहली बार निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट वो किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेनर से कम नहीं है। ऐश सबसे पहला और एक लौता ट्रेनर है जो कि निंजा टूर्नामेंट में सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करने के बाद भी फाइनल में आ गया है। इससे पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया था, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। और ऐश की सारी बैटल्स डोमिनेटिंग थी, उसने वन साइड सबको हराया है। तो इस बैटल में काफी मजा आने वाला है। बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और भेजता है अपने ग्रेंजर को, जिसको देखकर इथन हंसना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि अभी तक काफी सारे ट्रेनर्स ने मुझसे बैटल करी है जिनके पास अलग अलग टाइप के यूनिक, स्पेशल और रेयर ग्रेंजर थे, जैसे कि जायंट ग्रेंजर या फिर शाइनी ग्रेंजर। कुछ ग्रेंजर के अटैक और स्पीड भी नॉर्मल से ज्यादा थे, बट तुम्हारा ग्रेंजर बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। जब वो ट्रेनर स्पेशल ग्रेंजर होने के बाद भी मुझे नहीं डिफीट कर पाया तो तुम्हारा नॉर्मल ग्रेंजर क्या कर लेगा? पता नहीं तुम फाइनल में कैसे आ गए और वो भी डोमिनेट करके। तुम्हें इस बैटल में ही अपनी असलियत पता चल जाएगी। ऐश इसका आंसर एक स्माइल से देता है। वहीं पर इथन भी अपने पोकेबॉल को बाहर निकालता है और भेजता है ग्राउंड में अपने ग्रेंजर को। ये ग्रेंजर सच में डिफरेंट था। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना किसी ने भी ऐसा ग्रेंजर नहीं देखा था। उसकी डिजाइन काफी ज्यादा अलग और कॉम्प्लेक्स थी। ऐश बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा ग्रेंजर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? इथन बोलता है कि जब सबसे पहली बार मैं निंजा टूर्नामेंट हारा था तो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था एंड उसी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग ग्रेंजर को कैच करूंगा और उसको ट्रेन करने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने अपने पहले वाले वीक ग्रेंजर को रिलीज कर दिया और इसके बाद नॉर्दर्न रीजन के एक स्पेशल फॉरेस्ट में जाकर मैंने एक फ्रोकी कैच किया जो कि दिखने में काफी डिफरेंट था। मुझे पता था कि ये कुछ स्पेशल होने वाला है एंड ये इवॉल्व होने के बाद ऐसा बन गया। इसके पास स्पेशल पावर्स भी है एंड ये नॉर्मल ग्रेंजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रॉक बोलता है कि शायद यही रीजन हो सकता है कि इथन को आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है, इसका ग्रेंजर काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुमसे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इथन बोलता है
कि तुम्हारा ग्रिंजा तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी अब तक के सबसे वर्स्ट बैटल होने वाली है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश और ईथन दोनों ही अपने अपने ग्रिंजा को वाटर शुरिकेन अटैक यूज करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट ईथन के ग्रिंजा का वाटर शुरिकेन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ऐश के ग्रिंजा के वाटर शुरिकेन से, जिसके चलते वो उसको डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के ग्रिंजा पर लग जाता है, जिससे ऐश का ग्रिंजा इंजर्ड हो जाता है। उसके बॉडी पे कट्स लग गए थे। सरीना बोलती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वाटर शुरिकेन से एक पोकेमॉन के बॉडी पे कट्स कैसे लग गए। ब्रॉक बोलता है कि सरीना ध्यान से देखो, ये कोई नॉर्मल वाटर शुरिकेन नहीं है। वाटर शुरिकेन नॉर्मली वाटर के बने हुए होते हैं, बिल्कुल उनके नाम की तरह, बट ये वाला वाटर शुरिकेन स्टील का बना हुआ है, जिसके चलते ग्रिंजा के ऊपर कट लग गया है। और हाँ, ये बहुत ज्यादा ब्रूटल हो सकता है। ऐश का ग्रिंजा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। स्पाइक बोलता है कि इसी तरह से ईथन ने अपने ग्रिंजा का यूज करके काफी सारे ग्रिंजा को इंजर्ड कर रखा है। ईथन के ग्रिंजा के बॉडी पे स्टील के शुरिकेन है और इन्हीं का यूज करके वो अपोनेंट पोकेमॉन्स के ऊपर अटैक करता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो, वरना हम गिव अप कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रिंजा वापस से खड़े हो जाता है। वो इंजर्ड था, बस स्टिल बैटल करना चाहता था और ऐश को फाइनल जिताना चाहता था। ऐश बोलता है फिर ठीक है, हम ये बैटल कंटिन्यू करेंगे। ईथन बोलता है कि तुम्हारे ग्रिंजा को मानना पड़ेगा, वो स्पेशल ना होने के बाद भी तुम्हें जिताना चाहता है। पक्का तुम्हारा और ग्रिंजा का बॉन्ड काफी अच्छा होगा। मिस्टी बोलते हैं कि हमने यहाँ पर इतने स्पेशल ग्रिंजा को देख लिया है जितना कि हम कभी भी नहीं देख पाते। एक ही पोकेमॉन कितने ज्यादा अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ये देखकर मैं बिल्कुल शॉक हो गई हूँ। और ये सबसे ज्यादा यूनिक है। बैटल कंटिन्यू होती है। ईथन का ग्रिंजा यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, जिसको ऐश का ग्रिंजा डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर शुरिकेन का, जो कि ईथन के ग्रिंजा के ऊपर लग जाता है। इससे ईथन के ग्रिंजा को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा हमें अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, डबल टीम का यूज करो। ग्रिंजा काफी सारी कॉपीज बना लेता है। वहीं पर ईथन अपने ग्रिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है सारे ग्रिंजा के ऊपर, जिससे उसको पता चल जाए कि रियल ग्रिंजा कौन सा है। बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ऐश का ग्रिंजा और उसके सारे क्लोन्स वाटर शुरिकेन का यूज कर देते हैं। ईथन के ग्रिंजा के वाटर शुरिकेन कुछ फेक कॉपीज को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट ज्यादातर ग्रिंजा के वाटर शुरिकेन आकर ईथन के ग्रिंजा पर लग जाते हैं, जिसको देखकर वो शॉक रह जाता है। ईथन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे क्लोन के अटैक्स भी मेरे ग्रिंजा के ऊपर लग गए, जबकि वो फेक होते हैं। वेल, इसका मतलब तुम्हारा ग्रिंजा भी स्पेशल है, वो कोई नॉर्मल ग्रिंजा नहीं है। ब्रॉक बोलता है कि ईथन को अभी भी ऐश के ग्रिंजा के स्पेशल पावर का अंदाजा नहीं है, वरना वो ये नहीं बोलता। स्पाइक बोलता है स्पेशल पावर, क्या ऐश के ग्रिंजा में अभी भी कुछ स्पेशल बचा हुआ है? एक पोकेमॉन इससे ज्यादा स्पेशल कैसे हो सकता है? ब्रॉक बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बैटल कंटिन्यू होती है। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। ऐश के ग्रिंजा का कमबैक हो गया था। ऐश अपने ग्रिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर ईथन का ग्रिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और ईथन के ग्रिंजा के वाटर शुरिकेन जम जाते हैं, जिससे किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। अब ईथन बोलता है ग्रिंजा डबल टीम अटैक का यूज करो। ईथन का ग्रिंजा बिल्कुल ऐसा ही करता है और काफी सारे क्लोन्स क्रिएट कर देता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा एक ही जगह पर खड़े रहो और फोकस करो, जैसे ही मैं बोलूंगा वैसे ही मूव करना। ग्रिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है। इसके बाद ईथन का ग्रिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का, जिससे काफी सारे स्टील के वाटर शुरिकेन ऐश के ग्रिंजा की तरफ बढ़ते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी डेंजरस हो सकता है ऐश के ग्रिंजा के लिए, पर एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐश बोलता है ग्रिंजा जंप करो। ग्रिंजा जंप कर देता है और वो सारे के सारे वाटर शुरिकेन से बच जाता है। भले ही ग्रिंजा वाटर शुरिकेन से बच गया था, बट अभी भी ईथन का ग्रिंजा और उसके क्लोन्स बैटल फील्ड में थे। अब रियल ग्रिंजा को आइडेंटिफाई करने के लिए ऐश के ग्रिंजा को कुछ न कुछ करना होगा, इसलिए ऐश अपने ग्रिंजा को आइस बीम अटैक यूज करने बोलता है सारे ग्रिंजा के ऊपर। बट सारे ग्रिंजा मूव कर रहे थे, जिसके चलते एम करना काफी मुश्किल हो रहा था। स्टिल किसी तरह से ऐश का ग्रिंजा एम करता है और रियल ग्रिंजा के ऊपर आइस बीम अटैक लग जाता है, जिससे वो फ्रीज हो जाता है और बाकी सारे फेक क्लोन्स गायब हो जाते हैं। ऐश बोलता है कि फाइनली हमने आइडेंटिफाई कर लिया रियल ग्रिंजा कौन सा है। अब ईथन का ग्रिंजा मूव नहीं कर पा रहा था, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। ईथन बोलता है कि ये तो सही नहीं लग रहा है, ग्रिंजा तुम्हें मूव करना होगा। तभी ऐश अपने ग्रिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो पूरी ऐश को काट देता है, बट इसके साथ ईथन के ग्रिंजा को भी डैमेज पड़ता है। ऐश का ग्रिंजा यहाँ पर भी पूरी तरह से ईथन के ग्रिंजा को डोमिनेट कर रहा था, जिसको देखकर ईथन शॉक हो गया था। वो बोलता है कि ग्रिंजा की बात छोड़ दो, मैंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखा है। ईथन का ग्रिंजा वीक हो चुका था, बट अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसको अपना रिकॉर्ड एक्टिव रखना था, जो कि अनडिफीटेड रहने का था। वो यहाँ पर हार नहीं सकता था, इसलिए ईथन बोलता है कि ग्रिंजा लो किक अटैक का यूज करो। ईथन का ग्रिंजा ऐश के ग्रिंजा के पास पहुंच जाता है, बट ऐश का ग्रिंजा की स्पीड ज्यादा थी ईथन के ग्रिंजा के मुकाबले, जिसके चलते वो इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है एरियल एस अटैक का, जिससे ईथन का ग्रिंजा जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रिंजा चलो इस बैल को खत्म करते हैं, वाटर पल्स अटैक का यूज करो।
ईथन ऐश के ग्रेनिंजा के पावर्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अब ईथन का ग्रेनिंजा यूज करता है वाटर शुरिकेन अटैक का। वहीं पर ऐश अपने ग्रेनिंजा को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने बोलता है, ये सोचकर कि वो वाटर शुरिकेन को रोक देंगे, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वाटर शुरिकेन स्टील के थे और वो हाइड्रो पंप को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐश के ग्रेनिंजा की तरफ आ जाते हैं। ऐश का ग्रेनिंजा इसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट लास्ट में यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे वो और भी इंजर्ड हो जाता है। ग्रेनिंजा अब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है कि ग्रेनिंजा को कहीं ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो गई हो। ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा क्या तुम अभी भी आगे बैटल कर सकते हो? ग्रेनिंजा बोलता है कि हाँ, मैं बैटल कर सकता हूँ। वो किसी तरह से ऐश को ये बैटल जिताना चाहता था। ईथन बोलता है कि तुम्हारे ग्रेनिंजा में तो काफी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। स्पाइक बोलता है कि अगर पावर लेवल को कंपेयर किया जाए तो ऐश के ग्रेनिंजा के मुकाबले ईथन का ग्रेनिंजा कुछ भी नहीं है। ऐश के ग्रेनिंजा ने इस पूरे बैटल के अंदर पूरी तरह से ईथन के ग्रेनिंजा को डोमिनेट किया हुआ है, बट ईथन के ग्रेनिंजा को एक ही चीज एडवांटेज दे रही है, जो कि स्टील के वाटर शुरिकेन। इसके चलते ऐश के ग्रेनिंजा को इंजरी हो रही है और बैटल करने में दिक्कत आ रही है। इस पॉइंट पर तो मुझे लग रहा है कि ऐश का ग्रेनिंजा हार सकता है। तभी गो बोलता है, वो देखो क्या हो रहा है। ऐश का ग्रेनिंजा पूरी तरह से एक वाटर टॉर्नेडो में आ गया था। सारी ऑडियंस, कमेंटेटर और लोग शॉक हो गए थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। तभी वाटर टॉर्नेडो चला जाता है और हमें एक ब्रांड न्यू ऐश का ग्रेनिंजा देखने को मिलता है, जिसके पीछे एक शुरिकेन था। उसकी डिजाइन भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी और अब वो ऐश की तरह दिखने लगा था। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ईथन बोलता है, ये क्या है? बैटल के बीच में अचानक से तुम्हारा ग्रेनिंजा कन्वर्ट कैसे हो गया और ये कौन सा फॉर्म है? कमेंटेटर बोलता है, ये क्या? ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल एक डिफरेंट पोकेमॉन में बदल चुका है। ये पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे रेयर पोकेमॉन होगा। आज तक हमने निंजा टूर्नामेंट के हिस्ट्री में काफी सारे स्पेशल पोकेमॉन्स देखे हैं, जैसे कि जायंट पोकेमॉन, ऐसे पोकेमॉन जिनके अटैक या फिर स्पीड ज्यादा है, या फिर ऐसे पोकेमॉन जिनके डिजाइन थोड़ी डिफरेंट है, जैसे कि ईथन का ग्रेनिंजा या फिर शाइनी ग्रेनिंजा। बट ये तो कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल मेगा एवोल्यूशन की तरह ऐश के ग्रेनिंजा ने बैटल के बीच में ही अपना फॉर्म चेंज कर लिया है, जबकि ग्रेनिंजा के पास किसी तरह का फॉर्म, एबिलिटी या फिर एवोल्यूशन नहीं है। सभी लोग पूरी तरह से स्टन हो गए थे। ईथन बोलता है कि क्या यही थी ऐश के ग्रेनिंजा की सीक्रेट पावर जिसके बारे में ब्रॉक बात कर रहा था? अगर ऐसा है तो हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ऐश का ग्रेनिंजा पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि उसने बेस फॉर्म में भी इतने स्ट्रॉन्ग ग्रेनिंजा को डोमिनेट किया था और अब उसके पास एक और सीक्रेट फॉर्म है। मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कोई ग्रेनिंजा पोकेमॉन वर्ल्ड में होगा। पूरी ऑडियंस पागल हो चुके थे क्योंकि उनको ग्रेनिंजा पहले से ही काफी पसंद थे और ऐसा ग्रेनिंजा उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। अचानक से सभी ऐश के फैन हो गए थे और काफी शोर मचाने लगे थे। ऐश और ईथन को बैटल करने में मुश्किल हो रही थी, बट किसी तरह से ईथन कंटिन्यू होती है। बैटल बोलता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा ग्रेनिंजा काफी स्पेशल है, बट क्या इस फॉर्म में उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती है? ऐश बोलता है, वो तो तुम्हें बैटल में ही पता चल जाएगा। अब ईथन अपने ग्रेनिंजा को वापस से वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, बट ऐश का ग्रेनिंजा इसको काफी इजीली डॉज कर लेता है। अचानक से उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। ऐश बोलता है कि वेल, हमने ईथन के ग्रेनिंजा के स्पेशल वाटर शुरिकेन को तो देख लिया, बट अब हमारी बारी है। ग्रेनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करो। ईथन बोलता है, क्या इसका मतलब क्या है? ऐश एक स्माइल देता है और ऐश का ग्रेनिंजा एक काफी ज्यादा बड़ा वाटर शुरिकेन क्रिएट करता है, जिसको देखकर सभी स्टेडियम में बैठे हुए लोग, कमेंटेटर और ईथन शॉक हो जाता है। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। ऐश का ग्रेनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन को शूट कर देता है, जिसको ईथन का ग्रेनिंजा डॉज करने की कोशिश करता है, बट एंड में उसके ऊपर यह अटैक लगी जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। स्पाइक बोलता है कि यह तो अनबिलीवेबल है, शायद ईथन का ग्रेनिंजा इतने बड़े वाटर शुरिकेन से बचा होगा, बट ऐसी पावर्स ऐश के ग्रेनिंजा के पास कैसे आई? ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। सरीना बोलती है कि इसके पीछे एक काफी बड़ी स्टोरी है, जो कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि ईथन का ग्रेनिंजा हार चुका है, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ईथन ने भी होप खो दी थी और वो जमीन पर बैठ जाता है और सैड हो जाता है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी ने फाइनली उसको डिफीट कर दिया है एंड उसकी अनडिफीटेड रहने की स्ट्रीक अब टूट चुकी है। वहीं पर ऐश अपने ग्रेनिंजा के पास जाता है। वैसे तो ग्रेनिंजा ने इस पूरे बैटल को डोमिनेट किया था, बट स्टील के वाटर शुरिकेन के चलते उसको कुछ इंजरी हो गए थे, इसीलिए उसको बॉन्ड एवोल्यूशन का यूज करना पड़ा, वरना उसका भी यूज नहीं करना पड़ता। ऐश बोलता है, ग्रेनिंजा तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन हो पोकेमॉन वर्ल्ड के। दोनों ही गले लग जाते हैं, बट ग्रेनिंजा काफी ज्यादा इंजर्ड था, इसीलिए ऐश जल्दी से अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। इसके बाद ईथन जाकर ऐश से मिलता है और बोलता है कि ईथन तुम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। हाँ, तुम्हारा ग्रेनिंजा काफी स्ट्रॉन्ग और स्पेशल है, बट हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें यह हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और अगली बार और भी ज्यादा ट्रेनिंग करके निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड अगली बार तुम डेफिनेटली टाइटल जरूर जीतोगे। ईथन खड़े हो जाता है और ऐश से गले मिलता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम इतने अच्छे होगे और अब मेरा ओवर कॉन्फिडेंट टूट चुका है। अब मैं और ग्रेनिंजा और भी ट्रेनिंग करने वाले हैं। ईथन जाकर अपने ग्रेनिंजा को उठाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी, बट मैंने तुमको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया है। अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुमको अच्छे तरीके से यूज करूं। ईथन अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि ऐश एक मिनट रुको। वो अपने बैग से एक स्पेशल पोशन निकालता है, जो कि वो ऐश को देता है। ईथन बोलता है कि इसको अपने ग्रेनिंजा के ऊपर यूज करो, जिससे उसकी इंजरी ठीक हो जाएगी। ये एक स्पेशल पोशन है जिसके चलते अगर स्टील के शुरिकेन से किसी पोकेमॉन को इंजरी हो जाती है तो वो ठीक हो
हो जाएगी। वैसे तो मैं इसको अपने पास इसलिए रखता हूँ ताकि अगर मुझे या फिर मेरे किसी और पोकेमॉन को ट्रेनिंग करते हुए मेरे ग्रेंजा के चलते इंजरी हो गई तो वो ठीक हो जाए। मैं इसको अपने अपोनेंट्स को नहीं देता हूँ, बट मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए। ऐश बोलता है थैंक यू, इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। ऐश अपने ग्रेंजा को बाहर निकालता है और स्पेशल पोशन का यूज कर लेता है जिससे ग्रेंजा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इथन बोलता है कि ये बैटल देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का, और इसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन से भी बढ़कर स्पेशल पावर्स हैं। तभी वहाँ पर ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, गो और स्पाइक आ जाते हैं। मिस्टी, सरीना और ब्रॉक हंसते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐश का ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन लग रहा है तो अभी तक तुमने ऐश के पिकाचू से बैटल नहीं करी है। और बोलते हैं कि अगर तुम्हें ऐश का ग्रेंजा सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन लग रहा है तो अभी तक तुमने ऐश के पिकाचू से बैटल नहीं करी है, वो इससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथन बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हो पोकेमॉन वर्ल्ड के मेरे अकॉर्डिंग। मैं और ट्रेनिंग करके तुमको और तुम्हारे ग्रेंजा को एक दिन जरूर डिफीट करूंगा। ऐश बोलता है कि मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इथन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने ग्रेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर निंजा टूर्नामेंट के चेयरमैन आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम सबसे पहले ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसने अपने पहले ही निंजा टूर्नामेंट में इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लिया है और टाइटल अपने नाम कर दिया है। और स्टेडियम को देखकर कोई भी बता सकता है कि पूरी ऑडियंस तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। उन्हें तुम्हारा ग्रेंजा काफी स्पेशल लगा और पसंद आया। इनफैक्ट मुझे भी ये काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या तुम इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो हमारे ऑडियंस को जिसके बाद तुम्हें प्राइज दिया जाएगा? ऐश बोलता है जरूर, ये है बॉन्ड एवोल्यूशन और इसको हमने कैसे अचीव किया उसके पीछे एक काफी बड़ी स्टोरी है जिसको बताने में काफी टाइम लगेगा। चेयरमैन बोलता है बॉन्ड एवोल्यूशन, ये तो काफी यूनिक लग रहा है और ऐसी चीज मैंने कभी भी नहीं सुनी। इसके नाम को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे और ग्रेंजा के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप होगी जिसके चलते तुमने इसको अचीव किया। ऐश बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ, बट मेरा ग्रेंजा शुरू से ही स्पेशल था। तभी सारी ऑडियंस स्टेडियम से एक एक करके बैटल फील्ड में आना शुरू करती है और ऐश और उसके ग्रेंजा से मिलती है। वो लोग ऐश और उसके ग्रेंजा के फैन हो गए थे। उन्होंने ऐश और ग्रेंजा को पूरी तरह से घेर लिया था। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और सबको दूर करती है। चेयरमैन बोलता है कि देखो सबको तुम्हारा ग्रेंजा काफी पसंद आया। इसके बाद ऐश अपने और ग्रेंजा की पूरी बैक स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। ऐश बोलता है मेरा ग्रेंजा फ्रोकी के फॉर्म में फॉरेस्ट में रहा करता था अपने फ्रोकी के ग्रुप के साथ, बट वो सारे फ्रोकी से बिल्कुल अलग था। उसको बाकी फ्रोकीस पसंद नहीं थे और वो हमेशा बैटल करने में इंटरेस्ट रखता था, इसलिए फ्रोकी हमेशा उस ग्रुप से अलग रहता था। इसके बाद प्रोफेसर ओक उसको अपने साथ लेके आ गए ताकि वो न्यू ट्रेनर्स को फ्रोकी स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दे सके। फ्रोकी काफी सारे ट्रेनर्स के साथ गया बट वो हमेशा वापस आ जाता था। उसको अपने ट्रेनर्स पसंद नहीं आते थे और उनका कैरेक्टर भी अच्छा नहीं लगता था। फ्रोकी को हमेशा से एक ऐसा ट्रेनर चाहिए था जिसके साथ रहकर उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाए और वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच पाए, बट उसको अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा ट्रेनर नहीं मिलता है। काफी सारे ट्रेनर्स आए और गए बट फ्रोकी हमेशा प्रोफेसर सिकमोर के पास वापस आ जाता था। इसके बाद मैं फ्रोकी से मिलता हूँ और फ्रोकी मुझे काफी ज्यादा पसंद करना स्टार्ट कर देता है और फ्रोकी मुझे चूज करता है अपने ट्रेनर की तरह। ये सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन था जिसने अपने ट्रेनर को चूज किया था, ना कि ट्रेनर ने उसको चूज किया था। इसको देखते हुए प्रोफेसर सिकमोर ने फ्रोकी मुझे दे दिया। शुरू में फ्रोकी बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसके बाद वो फ्रॉगेडियर में इवॉल्व हो जाता है और फाइनली ग्रीनिंजा में इवॉल्व हो जाता है। ओलंपिया जो कि कैलोस की एक जिम लीडर है, उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा फ्रॉगेडियर आगे जाकर एक स्पेशल पोकेमॉन होने वाला है और ऐसा होता भी है। फ्रॉगेडियर जब ग्रीनिंजा में इवॉल्व हुआ था तो उसके इवॉल्व होने का तरीका बिल्कुल स्पेशल और यूनिक था। वो एक वाटर टॉर्नेडो के बीच में आ गया था एंड उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। इसके बाद मुझे उसके बॉन्ड एवोल्यूशन के बारे में पता चला। डायंथा ने भी इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। हमने डायंथा के गार्डीवॉल के साथ भी एक बैटल करी थी जहाँ पर मेरे ग्रेंजा ने उसको ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, बट लास्ट में हमारा बॉन्ड एवोल्यूशन में कंट्रोल छूट जाता है जिसके चलते हम डायंथा के गार्डीवॉल को डिफीट नहीं कर पाते। स्टिल वो एक काफी मेमोरेबल बैटल थी। इसके बाद हमने काफी सारी बैटल करी और बॉन्ड एवोल्यूशन को मास्टर कर लिया। ग्रीनिंजा ने मुझे काफी सारे बैटल जिताए हैं और पोकेमॉन वर्ल्ड में करंटली एकलौता पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। अब पोकेमॉन वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनकी बॉन्डिंग उनके पोकेमॉन के साथ काफी ज्यादा अच्छी है, बट फिर भी वो बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए आज तक कोई भी बता नहीं पाया है कि मेरा ग्रेंजा बॉन्ड इवॉल्व कैसे हुआ। मुझे लगता है कि इसके पीछे का एक रीजन मेरे ग्रेंजा की विल पावर हो सकती है जो कि फ्रोकी के फॉर्म से ही काफी ज्यादा थी। चेयरमैन ऐश के ग्रेंजा की बैक स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और अप्रिशिएट करता है। वो बोलता है कि वेल हमने आज तक ऐसा ग्रेंजा नहीं देखा था और अब तुम इस टूर्नामेंट के विनर बन चुके हो, तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था अब तुम्हें कुछ प्राइज दिए जाएंगे। इसके बाद सारे प्राइज लाए जाते हैं। सबसे पहले ऐश और ग्रेंजा को क्राउन दिया जाता है टाइटल जीतने के लिए। इसके बाद ऐश के सामने 6 अल्ट्रा बॉल्स रखे जाते हैं और बोला जाता है कि इनमें से एक चूज कर लो। इन सभी अल्ट्रा बॉल्स में एक रेयर पोकेमॉन है और जो भी तुम चूज करोगे वो पोकेमॉन तुम्हें मिल जाएगा। ऐश एक अल्ट्रा बॉल चूज कर लेता है। इसके बाद ऐश को कुछ पोकेमॉन फूड दिया जाता है और साथ में ग्रेंजा के लिए कुछ आइटम्स दिए जाते हैं जो कि उसकी पावर इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि लाइफ ऑर्ब। ऐश बोलता है कि इससे क्या होगा? चेयरमैन बोलता है कि लाइफ ऑर्ब एक आइटम है जिसको अगर तुम अपने ग्रेंजा को देते हो तो उसके मूव्स की
पावर 30% इंक्रीज हो जाएगी। बट हाँ, इससे रिकॉइल डैमेज होने वाला है, स्टिल तुम्हें ये काफी बड़ा एडवांटेज देगा बैटल्स में। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम है। चायरमैन बोलता है अब लास्ट प्राइज और ये है एक सर्टिफिकेट। ऐश बोलता है ये किस चीज के लिए है? चायरमैन बोलता है कि वेल हम तुम्हें एक ऑफर दे रहे हैं निंजा सिटी के जिम लीडर बनने के लिए। हम काफी टाइम से चाहते थे कि हमारे सिटी में भी एक जिम हो और पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की तरफ से हमें परमिशन भी मिली थी। बट हम एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर ढूंढ रहे थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसके पास एक ग्रेंजा हो एंड उसको डिफीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो, जिससे वो हमारे निंजा सिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। और इससे अच्छा ट्रेनर कौन हो सकता है? मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हमें कभी भी तुमसे अच्छा ट्रेनर नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम निंजा सिटी के जिम लीडर बन जाओ। ऐश बोलता है क्या एक ऑफिशियल जिम लीडर? चायरमैन बोलता है कि हाँ, तुमसे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाले ट्रेनर्स बैटल कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने बाकी ट्रेनर से बैटल करी थी। और ये ऑफर एक वन टाइम ऑफर है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें यहाँ पर साइन करना होगा। ऐश काफी ज्यादा सोचता है और वो इस चीज पर अपने फ्रेंड्स यानी कि ब्रॉक, मिस्टी और सरीना से भी टिप्स लेता है कि उसको जिम लीडर बनना चाहिए या फिर नहीं। तीनों का ही ओपिनियन सेम होता है। वो बोलते हैं कि जिम लीडर बनना एक काफी अच्छी पोस्ट है और खासकर नॉर्दर्न रीजन में यहाँ के जिम लीडर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है। बट हमारे अकॉर्डिंग तुम्हें जिम लीडर नहीं बनना चाहिए क्योंकि तुम्हारा गोल है पोकेमॉन मास्टर बनना और तुम उसके काफी ज्यादा करीब आ गए हो। तुम कुछ ही स्टेप्स में पोकेमॉन मास्टर बनने वाले हो। तो एक जिम लीडर और एक पोकेमॉन मास्टर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐश बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था, इसीलिए ऐश इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। पोकेमॉन चेयरमैन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है बट स्टिल वो बोलता है कि हम तुम्हारे ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, बट हाँ, हम सिर्फ तुम्हारे लिए इसको वन टाइम ऑफर नहीं रखने वाले। अगर तुम्हें फ्यूचर में लगे कि मैं जिम लीडर बनना चाहता हूँ तो तुम यहाँ का जिम लीडर बनना कंसिडर कर सकते हो। तुम्हें वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक जिम लीडर या फिर पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए चाहिए होती है। ऐश बोलता है बिल्कुल। सारे प्राइज लेकर ऐश काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो स्टेडियम से बाहर निकलता है। तब इस सारे के सारे निंजा सिटी के लोग ऐश को घेर लेते हैं। वो ऐश के फैन बन गए थे उसकी बैटल देखकर और उनको ऐश का ग्रिंजा काफी ज्यादा पसंद आया था। ऐश काफी सारे लोगों को अपना ऑटोग्राफ भी देता है। वो ऐश के ग्रिंजा को देखना चाहते थे, इसीलिए ऐश अपने ग्रिंजा को बाहर निकाल देता है और सभी लोग उसको देखते हैं। पर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ते जा रही थी, जिसके चलते वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और ऐश को वहाँ से बाहर निकालते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश हमें जल्दी से इस सिटी से बाहर निकलना होगा वरना कंडीशन खराब हो सकती है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। सभी लोग उस सिटी से बाहर आ जाते हैं। तभी मिस्टी बोलती है क्या ऐश तुम भूल गए, तुम्हें एक अल्ट्रा बॉल मिला था प्राइज के तौर पर और चेयरमैन ने बोला था कि उसमें काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन है, तुम्हें उसको ओपन करके देखना चाहिए कि उसमें कौन सा पोकेमॉन है। ऐश बोलता है मेरे पास ऑलरेडी काफी रेयर पोकेमॉन्स है तो मुझे उस पोकेमॉन की जरूरत नहीं है। सरीना बोलती है बट फिर भी तुम्हें उस पोकेबॉल को ओपन करके देखना चाहिए। ऐश बोलता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ऐश अपना अल्ट्रा बॉल ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से एक ऐसा पोकेमॉन निकलता है जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो एक ब्रांड न्यू पोकेमॉन था जिसको किसी ने भी नहीं देखा था। गो बोलता है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, मुझे इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी स्पाइक बोलता है कि वाह, तुम्हें काफी ज्यादा रेयर पोकेमॉन मिला है नॉर्दर्न रीजन का। ये यहाँ का एक मिथिकल पोकेमॉन है जिसको देखना तक काफी ज्यादा रेयर होता है। मैंने आज तक इसको नहीं देखा था और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आसपास के लोगों से सुना था, बट आज मैंने फाइनली इसको देख लिया। ऐश बोलता है इस पोकेमॉन का नाम और टाइपिंग क्या है? स्पाइक बोलता है कि इस पोकेमॉन का नाम है टेराडॉन और इसकी टाइपिंग है ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। ऐश इसके टाइपिंग से इम्प्रेस होता है और बोलता है कि ये पोकेमॉन तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इसको अपने पास रखना चाहिए और ये आगे जाकर काम आएगा। स्पाइक बोलता है कि ऐश तुमने अभी अभी बताया कि तुम्हारे पास काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या तुम ये पोकेमॉन मुझे दे सकते हो? मुझे ये पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद है और हमेशा से मेरा ड्रीम था कि टेराडॉन पोकेमॉन मेरे पास हो। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना बोलते हैं कि ऐश स्पाइक सही कह रहा है, तुम्हारे पास काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स हैं, तुम्हें ये पोकेमॉन स्पाइक को दे देना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है स्पाइक, तुमने निंजा सिटी में मेरी काफी हेल्प करी है और इसीलिए मैं तुम्हें ये पोकेमॉन दे रहा हूँ। ऐश अपने टेराडॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और वो पोकेबॉल स्पाइक को दे देता है, जिसको लेकर स्पाइक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि फाइनली मेरे पास टेराडॉन पोकेमॉन आ गया और वो ऐश को थैंक यू बोलता है। स्पाइक ऐश को थैंक यू बोलता है। इसके बाद स्पाइक बोलता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मुझे निंजा सिटी में ही आगे प्रैक्टिस करनी है। ऐश बोलता है ठीक है, तुम जा सकते हो एंड हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। इसके बाद स्पाइक वहाँ से चले जाता है। इसके बाद गो बोलता है कि ऐश मुझे भी चलना चाहिए, अभी मुझे काफी सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना है और ट्रेनिंग करनी है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, जिसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर बनकर रहूंगा और तुमसे बैटल करूंगा। ऐश बोलता है जरूर गो, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा कि जब तुम मुझसे रीमैच करोगे और मुझे डिफीट करोगे। इसके बाद गो ऐश और उसके फ्रेंड से हाथ मिलाता है एंड वो भी वहाँ से
से चले जाता है, यानी कि अब ऐश के सिर्फ और सिर्फ ओजी फ्रेंड्स बचे हुए थे। ऐश बोलता है निंजा टूर्नामेंट में मुझे काफी मजा आया। सरीना बोलती है कि काफी टाइम से पोकेमॉन मास्टर ने तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं लिया है गोरुचू वाले टेस्ट के बाद से। ब्रॉक बोलता है सरीना क्या तुम श्योर हो, क्योंकि हो सकता है कि ग्रेनिंजा टूर्नामेंट भी ऐश का एक टेस्ट हो और स्पाइक को पोकेमॉन मास्टर ने ही भेजा हो ऐश को वहाँ पर पार्टिसिपेट करवाने के लिए। सरीना और मिस्टी बोलते हैं कि ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि कब पोकेमॉन मास्टर ऐश का कौन सा टेस्ट ले और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि वो ऐश के पोकेमॉन्स का एक एक करके टेस्ट ले रहा है। सबसे पहले ऐश के नॉलेज का टेस्ट लिया गया, उसके बाद ऐश के पिकाचू का टेस्ट लिया गया और अब ग्रेनिंजा का। इस पैटर्न को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर ऐश के सारे पोकेमॉन टीम के पोकेमॉन्स का टेस्ट होने वाला है एंड फिर उसके ओवरऑल टीम का टेस्ट होगा। इससे ऐश के पोकेमॉन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, साथ में उनको ट्रेनिंग करने मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली ऐश और उसके पोकेमॉन्स के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर पोकेमॉन मास्टर को भी पता चल जाएगा कि ऐश और उसके पोकेमॉन्स उससे बैटल करने के लिए डिजर्विंग है भी या नहीं है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस एक फॉरेस्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ के एरिया में कुछ सिटीज है बट उसके आजू बाजू हर जगह पे फॉरेस्ट है। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया काफी ज्यादा है, जबकि बाकी के नॉर्डन में ऐसा नहीं था। ऐश बोलता है कि हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया है। ब्रॉक बोलता है कि फॉरेस्ट में काफी सारे वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट है ऐश को टेस्ट करने के लिए या फिर किसी और ट्रेनर को टेस्ट करने के लिए। इसीलिए हो सकता है कि पोकेमॉन मास्टर ने स्पेसिफिकली यही जगह चूज की हो। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये फॉरेस्ट काफी ज्यादा घना था और आसपास उनको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था सिवाय कुछ स्ट्रॉन्ग फुली इवॉल्व वाइल्ड पोकेमॉन्स के, जो कि ऐश के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बट ऐश अपने पिकाचू का यूज करके जो कि उनको काफी इजीली डिफीट कर देता है। धीरे धीरे करके वो लोग फॉरेस्ट में आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वो लोग एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस फॉरेस्ट के बीच में ये गड्ढा कहाँ से आ गया। यहाँ पर तो आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। वो लोग उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मिस्टी बोलती है कि अब हम इस गड्ढे से कैसे बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इंसान भी नहीं है जो कि हमें बाहर निकाल पाए। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और अपना पूरा डायलॉग बोलती है, जिसके बाद वो पिकाचू को चोरी कर लेते हैं। ऐश बोलता है क्या टीम रॉकेट तुम यहाँ तक भी पहुँच गए, तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया। जैसी बोलती है कि हमें यहाँ पर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ पर आ जाते हैं, हम क्रिमिनल्स है। मिस्टी बोलती है कि तुम कैसे क्रिमिनल्स हो जो कि आज तक एक पिकाचू चोरी नहीं कर पाए। जेम्स बोलता है कि हमें गुस्सा मत दिलाओ। वो पिकाचू को बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से ऐश उस गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसका हुपा डार्क पल्स यूज करता है टीम रॉकेट के ऊपर, जिससे टीम रॉकेट नीचे गिर जाते हैं और ऐश का पिकाचू मौका देकर ऐश के पास आ जाता है और यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हर बार की तरह टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाती है, जिससे ऐश का पिकाचू एक और बार बच जाता है। इसके बाद ऐश अपने हुपा का यूज करके सबको गड्ढे से बाहर टेलीपोर्ट करता है। सभी लोग बच जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम काफी सही टाइम पे हुपा का यूज करके बाहर आ गए और अपने पिकाचू को सेव कर लिया, वरना हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐश बोलता है कि हाँ, हुपा ने हमारी जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करी है। हुपा भी ऐश के साथ काफी खुश होता है। ऐश बोलता है हुपा क्या तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें कैलोस में कैच किया था, जहाँ पर एक टास्क के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी और तुमने मुझे पसंद कर लिया, जिसके बाद तुमने मेरी टीम ज्वाइन कर ली एंड उसी के बाद से तुमने मेरी काफी हेल्प करी है। हुपा भी ऐश की टीम में आकर काफी खुश होता है और सभी लोग वापस से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उनको इस घने जंगल के बीच में एक घर देखने को मिलता है जो कि काफी छोटा सा था। सरीना बोलती है कि आसपास यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, तो ये घर कहाँ से आया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है और हो सकता है कि ये टीम रॉकेट का कोई प्लान हो जिसमें हम दोबारा फंस सकते हैं। मिस्टी बोलती है कि हाँ, ये पॉसिबल है, बट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई सच में इंसान रहता हो, हमें एक बार चेक करना चाहिए। ब्रॉक और ऐश भी डरे हुए होते हैं बट उनको चेक करना था, जिसके लिए वो उस घर के पास जाते हैं और डोर नॉक करते हैं। काफी टाइम तक डोर नॉक करने के बाद भी वहाँ से कोई नहीं निकलता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग निकलने वाले थे पर तभी वहाँ का डोर खुलता है और उससे एक ओल्ड मैन निकलता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स पीछे मुड़कर देखते हैं। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए, इस घने फॉरेस्ट में तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए। ऐश बोलता है कि हम लोग निंजा सिटी से होते हुए यहाँ पर आए हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छा, निंजा सिटी। तभी वो ओल्ड मैन ऐश के पास हुपा देख लेता है। वो जल्दी से जाकर हुपा को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक हुपा है। ऐश बोलता है कि हाँ, बट क्यों। वो ओल्ड मैन बोलता है कि मुझे तो ये पोकेमॉन काफी टाइम से चाहिए था। इस फॉरेस्ट में रेयर पोकेमॉन्स भरे पड़े हैं, मैं काफी टाइम से इस फॉरेस्ट में रहता हूँ और इसीलिए मेरे पास काफी सारे रेयर पोकेमॉन्स हैं। मेरा एक ड्रीम था हुपा को कैच करना। मैंने इस फॉरेस्ट में हुपा को ढूंढा बट अनफॉर्चुनेटली हुपा यहाँ पर नहीं पाया जाता है। मैं पहली बार हुपा को देख रहा हूँ एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके पास एक अनबाउंड फॉर्म भी होता है। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ओल्ड मैन बोलता है कि इसी के चलते मुझे हुपा अनबाउंड काफी ज्यादा पसंद है। लकीली तुम मुझे मिल गए, मेरे घर के अंदर आ जाओ। ऐश और उसके फ्रेंड सारे लोग उस ओल्ड मैन के घर में चले जाते हैं। ओल्ड मैन उस घर में अकेले रहा करता था। ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को सारी बैक स्टोरी बताता है अपनी। वो बोलता है कि मैं बचपन से इस फॉरेस्ट में रहते आया हूँ और मैं शुरू से ही अकेला था, जिसके चलते मेरे पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। उन्हीं के चलते मैं इस फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहा हूँ एंड यहाँ पर काफी कम इंसान आते जाते
जाते हैं। पूरे 2 साल बाद मैंने इस फॉरेस्ट में इंसान देखा है और 2 साल पहले भी जो लास्ट इंसान यहाँ पर आया था उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है और साथ में बिल्कुल तुम्हारी तरह उसके पास एक हूपा था। उसने मुझे अपने हूपा के बारे में बताया, जिसके चलते मुझे ये भी पता चला कि हूपा के पास अनबाउंड फॉर्म होता है जो कि किसी भी पोकेमॉन को समन कर सकता है, जिससे मुझे बिलीव हो गया कि हूपा पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। तभी से मैंने हूपा को कैच करने का माइंडसेट बना लिया था, बट पूरे नॉर्डन में मुझे हूपा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। आई गेस यहाँ पर हूपा पोकेमॉन पाए ही नहीं जाते हैं और ये मेरे पास काफी अच्छा मौका है क्योंकि तुम मेरे पास खुद आ गए हो। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वोल्डमैन 3 पोकेबॉल्स निकालता है और बोलता है कि ये देखो, ये है मेरे 3 सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स और मेरे पास एक ऑफर है, इनके बदले क्या तुम अपने हूपा को ट्रेड कर सकते हो? मुझे हूपा की काफी ज्यादा जरूरत है इस फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए और ये 3 रेयर पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है और मेरे अकॉर्डिंग ये हूपा के पावर्स को ओवरटेक कर सकते हैं। ऐश बोलता है कि क्या इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें ट्रेड के बदले मेरा हूपा चाहिए? ओल्डमैन बोलता है कि एग्जैक्टली। ऐश बोलता है फिर तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम मुझे कितने भी रेयर पोकेमॉन दे दो, मैं अपने हूपा को ट्रेड करने नहीं वाला या फिर मैं किसी और ट्रेनर को अपना हूपा नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरे दिल के काफी करीब है। हम दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। ओल्डमैन बोलता है कि बट फिर भी इन 3 पोकेमॉन्स को एक बार देख लो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि अगर तुमने इन 3 रेयर पोकेमॉन्स को देख लिया तो तुम अपने हूपा को ट्रेड कर दोगे एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो आगे जाकर तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। ये 3 पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि इन पोकेमॉन्स में ऐसा क्या है? ऐश उन तीनों पोकेमॉन्स को ले लेता है और एक एक करके उनको बाहर निकालता है। स्टार्टिंग में ऐश डिसएग्री कर रहा होता है पर बाद में वो ओल्डमैन बोलता है कि ये 3 काफी रेयर पोकेमॉन्स हैं जो कि हूपा से भी बढ़कर है। ऐश बोलता है फिर मैं इनको एक बार देखना चाहूंगा। ओल्डमैन बोलता है ठीक है। वो तीनों पोकेबॉल्स ऐश को दे देता है। सबसे पहले ऐश फर्स्ट पोकेबॉल को फेंकता है जिसमें से निकलता है डार्कराय, एक मिथिकल और एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन। इसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि अगर फर्स्ट पोकेमॉन एक मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय है तो बाकी 2 पोकेमॉन्स भी रेयर होंगे एंड डेफिनेटली ये तीनों मिलकर हूपा से ज्यादा रेयर होंगे, तो तुम्हें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। ऐश सेकंड पोकेबॉल को फेंकता है एंड उसमें से निकलती है मैलोएटा, एक और मिथिकल पोकेमॉन। ये भी काफी रेयर थी। इसके बाद ऐश तीसरे पोकेबॉल को फेंकता है एंड सरप्राइजिंगली उसमें से निकलता है डियोक्सियस, थर्ड और लास्ट मिथिकल पोकेमॉन। इन तीनों ही पोकेमॉन्स को देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। अगर हूपा से कंपेयर किया जाए तो ये तीनों पोकेमॉन मिलाकर हूपा से कहीं ज्यादा रेयर थे। मिस्टी और सहीना बोलते हैं कि ऐश तुमको इस ट्रेड के बारे में एक बार सोचना चाहिए, तुम्हें एक मिथिकल पोकेमॉन के बदले 3 मिथिकल पोकेमॉन मिल रहे हैं, तो ये कोई बुरी ट्रेड नहीं है। ओल्डमैन बोलता है कि ऐश तुम्हें इससे ज्यादा अच्छी ट्रेड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाली। हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन के बदले एक ही पोकेमॉन ट्रेड किया जाता है, बट मैं तुम्हें 3 पोकेमॉन दे रहा हूँ तुम्हारे हूपा के बदले। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये तीनों पोकेमॉन कम पावरफुल या फिर कम रेयर है, ये तीनों ही पोकेमॉन हूपा के इतने रेयर हैं और हूपा के कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं। साथ में मैंने इनको ट्रेनिंग भी दी है फॉरेस्ट में रहकर। तुम्हें पता होगा कि फॉरेस्ट में रहने वाले वाइल्ड पोकेमॉन्स कितने ज्यादा रेयर होते हैं एंड उनकी पावर लेवल कितनी ज्यादा होती है। तो अगर तुम कभी बैटल करते हो तो एक हूपा के मुकाबले ये तीनों ही पोकेमॉन तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। स्पेशली डार्कराय और डियोक्सियस, ये दोनों ही मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और काफी टाइम से मेरे पास है, बट हूपा के बदले मैं इनको भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या बोलते हो, मैं इस डील को डन समझूं? ऐश कुछ टाइम के लिए सोचता है और वो मिस्टी, ब्रॉक और सहीना से पूछता है। सहीना और मिस्टी तो बोलते हैं कि ऐश तुम्हें ये ट्रेड कर लेनी चाहिए। इन तीनों में से कोई एक सिंगल पोकेमॉन भी हूपा के पावर और रैरिटी को मैच कर सकता है, बट तुम्हें तो यहाँ पर 3 पोकेमॉन मिल रहे हैं हूपा से सिमिलर, तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज्यादा अच्छी डील है और तुम्हें इसको मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद ऐश ब्रॉक का ओपिनियन पूछता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये सब कुछ तुम पर है, वैसे मैं कहूँ तो ये काफी अच्छी डील है, बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो तुम्हारा हूपा इन तीनों ही पोकेमॉन से ज्यादा रेयर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है वो कैसे? ब्रॉक बोलता है कि सबसे पहले तो तुम्हारे और हूपा के बीच में काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है और तुमने खुद इसको ट्रेनिंग दी है, तो इसको तुम्हारे स्ट्रेटेजीज के बारे में पता है और तुम्हारे साथ कैसे बैटल करनी है वो भी पता है। साथ में तुम अपने सारे पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हो, इसके चलते तुम्हारे सारे पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब बात करें हूपा की, तो हूपा कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं है, ये एक फॉर्म वाला पोकेमॉन है जिसके पास है हूपा अनबाउंड फॉर्म। मिस्टी बोलती है कि बट डियोक्सियस के पास भी तो फॉर्म है, वो भी डार्कराय से ज्यादा और ज्यादा स्पेशलिटी के साथ। ब्रॉक बोलता है कि हाँ डियोक्सियस के पास भी फॉर्म्स है, बट अगर हम इन दोनों के फॉर्म्स को कंपेयर करें तो डियोक्सियस फॉर्म बदलने के बाद या तो अटैक फॉर्म में जाता है या तो डिफेंस फॉर्म में या फिर स्पीड फॉर्म में, जिससे उसकी अटैक, डिफेंस या फिर स्पीड बढ़ जाती है। बट हूपा अपने अनबाउंड फॉर्म में जा सकता है, जिसके बाद वो अपने रिंग का यूज करके किसी भी पोकेमॉन और कितने भी पोकेमॉन को समन कर सकता है, चाहे वो लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल आर्सेस, रेक्वाजा और म्यूटू। एंड अगर ये 3 पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एक साथ किसी पोकेमॉन से बैटल करना स्टार्ट कर दे तो वो पोकेमॉन कितना भी स्ट्रॉन्ग है, उसके जीतने का चांस बिल्कुल 0 है। वो कभी भी उनमें से किसी एक पोकेमॉन को भी डिफीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग ऐश का हुपा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, हुपा के पास काफी स्पेशल पावर्स है और उसकी बॉन्डिंग भी मेरे साथ काफी अच्छी है। मिस्टी और सैना भी ब्रॉक के बात से पूरी तरह से एग्री करते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अगर अभी भी तुम्हें डाउट है तो तुम अपने हुपा और इन तीनों पोकेमॉन्स की बैटल करा के देख सकते हो। ऐश बोलता है नहीं, मुझे अपने हुपा पर पूरा भरोसा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे ओपिनियन देख रहा था, मैं अपने हुपा को कभी भी ट्रेड नहीं करने वाला, ये मेरा एक काफी ज्यादा मेन मेंबर है टीम का। ब्रॉक बोलता है एग्जैक्टली, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा हुपा काफी स्ट्रॉन्ग और यूनिक है। ओल्ड मैन बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि तुम अपने हुपा के बदले मेरे इन 3 पोकेमॉन्स को ट्रेड नहीं करने वाले? ऐश बोलता है नहीं, मैं अपने हुपा को ट्रेड नहीं कर सकता, मैं और हुपा काफी टाइम से साथ है और हम दोनों के बीच में कनेक्शन बन चुका है। ओल्ड मैन डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो बोलता है कि क्या इसके बदले तुम्हारे पास कोई और पोकेमॉन है ट्रेड करने के लिए? ऐश बोलता है हाँ, मेरे पास कुछ पोकेमॉन्स तो है, बट तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, तो तुम उनको ट्रेड क्यों करना चाहते हो? इसके बाद ओल्ड मैन डर जाता है और वो इन क्वेश्चंस को अवॉइड करता है। इसके बाद वो जल्दी से पोकेबॉल के अंदर अपने तीनों ही मिथिकल पोकेमॉन को वापस ले लेता है। वो बोलता है कि ऐश तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब क्योंकि तुम अपने हुपा को ट्रेड नहीं करने वाले तो तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा यहाँ पर जरूर आना। मिस्टी बोलती है कि बट तुम ऐश के क्वेश्चन का आंसर तो दो, तुम अपने इन पोकेमॉन्स को ट्रेड क्यों करना चाहते हो? इसके बाद वो ओल्ड मैन काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और वो ऐश और उनके फ्रेंड्स को बाहर जाने बोलता है, जिससे ऐश और उनके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी वो घर के बाहर आ जाते हैं और आगे अपना ट्रैवलिंग कंटिन्यू करते हैं। सैना बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, शुरू में वो ओल्ड मैन काफी अच्छी तरीके से बात और बिहेव कर रहा था, पर जब ऐश ने उसके पोकेमॉन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा तो अचानक से उसका बिहेवियर बदल गया और वो अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि वो पोकेमॉन्स उस ओल्ड मैन की बात ना मानते हो या फिर उसने उन पोकेमॉन्स को गलत तरीके से या फिर चोरी करके भी कैच किया हो। ऐश बोलता है क्या चोरी करके? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, टीम रॉकेट जैसे लोग इन पोकेमॉन्स को चोरी कर लेते हैं एंड फिर कुछ डिवाइसेस का यूज करके उनको कंट्रोल करते हैं, तो हो सकता है कि ये ओल्ड मैन भी उसी तरह का हो एंड इसीलिए वो ओल्ड मैन अपने पोकेमॉन को देने के लिए तैयार हो गया था तुम्हारे हुपा अनबाउंड के बदले। बट फिर भी हम बिना किसी प्रूफ या फिर एविडेंस के किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, हो सकता है कि वो ओल्ड मैन बिल्कुल जेन्युइन हो और उसने सही तरीके से उन पोकेमॉन्स का कैच किया हो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये भी सही है। मिस्टी बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग हमें वापस से ओल्ड मैन के घर पे जाना चाहिए और छुपकर चेक करना चाहिए कि वो ओल्ड मैन अपने पोकेमॉन्स के साथ किस तरह से बिहेव करता है। ऐश बोलता है कि हाँ, ये सही आइडिया है। सभी लोग इस बात से एग्री करके ओल्ड मैन के घर के पास वापस चले जाते हैं और छुपकर नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटे नोटिस करने के बाद उनको पता चलता है कि वो ओल्ड मैन तो अपने पोकेमॉन्स को बाहर ही नहीं निकाल रहा था, उसके पास बस एक मचैम था जो कि बाहर आकर उसकी हेल्प करता था, जबकि उसके पास पोकेबॉल्स में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, बट फिर भी वो मचैम का यूज कर रहा था। ये बात ऐश और उनके फ्रेंड्स को कंफ्यूजिंग लगती है, बट वो और भी नोटिस करते हैं। बट फाइनली उनको यही देखने को मिलता है कि वो ओल्ड मैन अपने उन 3 पोकेमॉन्स का यूज ही नहीं कर रहा था, जिनसे ऐश और उनके फ्रेंड्स को कंफर्म हो जाता है कि उन 3 पोकेमॉन्स के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि जब ओल्ड मैन घर से बाहर जाएगा तब हम लोग अंदर जाकर उन तीनों पोकेमॉन्स को लेकर आ जाएंगे और उनको फ्री कर देंगे। कुछ टाइम बाद ओल्ड मैन खाना इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलता है अपने मचैम के साथ। मौका देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेबॉल लेने अंदर चले जाते हैं, बट उनको पोकेबॉल नहीं दिख रहा था। सैना बोलते हैं कि हो सकता है कि ओल्ड मैन अपने साथ पोकेबॉल लेकर गया हो। ब्रॉक बोलता है कि फिर भी ढूंढने में क्या जाता है। वो लोग पोकेबॉल को ढूंढ रहे होते हैं, बट उनको कहीं पर भी पोकेबॉल नहीं दिखता है। ऐश बोलता है याद आया, जब हम ट्रेड की डील कर रहे थे तब ओल्ड मैन ने अपने पोकेमॉन्स को वापस ले लिया था पोकेबॉल के अंदर एंड फिर उन पोकेमॉन्स को अपने घर के कॉर्नर में ग्रास के नीचे रख दिया था, हमें वहीं पर चेक करना चाहिए। मिस्टी बोलती है कि हाँ, वहीं पर वो पोकेबॉल्स हो सकते हैं। वो लोग ग्रास को उठा के देखते हैं एंड वहीं पर वो 3 पोकेबॉल्स होते हैं, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना काफी खुश हो जाते हैं। वो लोग उस पोकेबॉल को लेकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से वो ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है खाना लेकर एंड उनको रुकने बोलता है।